नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जो जो बच्चे क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और ये है हमारी ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास। ठीक है, अगर तैयार हो तो फटाफट बता दीजिए जिससे ये क्लास को स्टार्ट करने में कोई भी समस्या ना हो और क्लास को खतरनाक भौकाल बवाल तरीके से शुरू किया जा सके। मैंने घड़ी लगा ली है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, चलो मैं देख पा रहा हूं काफी सारे बच्चे क्लास में हैं। कल की क्लास का डिस्कशन भी मैं बता देता हूं। पहले हम क्या करते, क्विक रिवीजन कर लेते। क्विक रिवीजन के लिए मैं स्लाइड का यूज कर रहा हूं सो दैट कि क्विक रिवीजन आसानी से हो जाए। राइट, चलो बहुत बढ़िया, परफेक्ट बच्चे क्लास में आए हैं। तो देखिए, वर्ल्ड जियो का मैं यहां डालता हूं एकदम पूरा फुल टू, एकदम जैसे कहते हैं ना सिलेबस का डिस्कशन। क्या कुछ अपन लोग कल की क्लास में पढ़ पाए थे, उसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हुआ आगे बढ़ूंगा सो दैट कि आपको समस्या होगी ही नहीं। ओके, चलो। तो अब हम बात करते हैं, मैंने क्या बताया था कल की क्लास में। भाई मैंने यहां से आपको डिस्कशन करना शुरू किया था, ठीक बात है, यहीं से डिस्कशन करना शुरू किया था। थोड़ा ध्यान से देखो, राम निवास, रोहित, राज सक्सेना, नितेश प्रताप, भालाराम, शीतल, रोहित, ठीक है, मुस्कान। भाई यहीं से शुरू किया था, कहीं अलग से शुरू किया था, बताओ। यही तो वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्यों रामनिवास? आकाश चौधरी, हनी, यहीं से था, कहीं और से था राजपाल? देखो, जहां तक मुझे याद जाता है आपका टॉपिक यहीं से शुरू आपका हुआ था। अब इस टॉपिक को क्योंकि यहां से शुरू हुआ था तो उसी बेसिस पर हम ध्यान रखेंगे पूरा। रवि रंजन, ठीक है। पुष्पू, मैंने आपको बताया था महाद्वीप और महासागर, ये हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के पहले टॉपिक के साथ हम इसको कंसीडर करते हैं। पृथ्वी की सतह का विभाजन मैंने किया था। पृथ्वी का एक बड़ा लैंड मास है, लगभग 29 से 30% जो भाग है वो कॉन्टिनेंट है, बाकी बचा हुआ जितना भी हिस्सा है वो ओशियन है। ठीक है, पृथ्वी की सतह की अधिकता के कारण इसे अंतरिक्ष नीला ग्रह माना जाता है। इसको हम ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। विश्व में कुल महासागर 5 हैं और 7 इसमें कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप देखने को मिलते हैं। ये बात भी कल क्लियर थी, ठीक है। इसके बाद समझाया मैंने कि 5 महासागरों की स्थिति कैसी है। कल एक बच्चा बोल भी रहा था कि सर इस तरीके के डिजाइन ले आओ। ले भाई, इस तरीके के डिजाइन मैं हाथ से पढ़ाना इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि उसमें आप लोगों की बुद्धि क्लियर होती है, आपको खुद पढ़ने में मजा आता है। बट फिर भी अगर आप समझेंगे, ये चीज मैंने आपको समझाई थी कि भाई पूरा वर्ल्ड मैप ये देखो, जो क्योंकि जो अर्थ है ये एक जियोइड है, ठीक है पुष्पू, ये जो पूरा अर्थ है ये एक जियोइड है। जियोइड का मतलब होता है गोलाकार है, ठीक है। जियोइड का मतलब होता है गोलाकार होना। पृथ्वी कुछ इस प्रकार की है, चपटी है, जियोइड है पृथ्वी, ठीक है। और जियोइड होने के कारण अगर हम देखते हैं, जियोइड होने के कारण अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का हिसाब किताब कुछ ऐसा बनता है। पृथ्वी का हिसाब किताब कुछ ऐसा बनता है कि ये पैसिफिक ओशियन है, तो ऐसे ये ऐसे ना ऐसे है। ये जो पूरी ड्राइंग है ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी आयुष्का। तो अब इसी चीज को आपके दिमाग में बिठाना है कि सर प्रशांत महासागर मतलब पैसिफिक ओशियन है ये, राइट। इन सबके नाम मैंने आपको बड़े क्रम से बताए कि क्रम क्या होगा। सबसे बड़ा पैसिफिक, देन अटलांटिक, देन इंडियन, देन सदर्न, देन आर्कटिक, यही बताया था। इनकी पोजीशन भी पता लगी। जो आपका पैसिफिक ओशियन है ये अपने पूरे के पूरे एरिया को अगर देखता है, अपने पूरे एरिया को देखता है तो कुछ इस प्रकार से है, ठीक बात है। कोई समस्या तो नहीं है सर? इतनी सी भी समस्या हमें नहीं है। फिर मैंने समझाते हुए आपको पैसिफिक के बारे में बताना शुरू किया था कि भाई पैसिफिक विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसकी स्थिति पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, पूर्व में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिण में अंटार्कटिका है, मोरियाना ट्रांच इसमें है, रिंग ऑफ फायर इसमें है और ग्रेट बैरियर रीफ इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, जिसको कोरल रीफ भी कहा जाता है। ठीक है, क्या आप ये बात समझ पाए हैं? डिजाइन ये वाला अच्छा है या हाथ वाला अच्छा था, ये बता दो। ये भी मैंने ही बनाया है, मैं आपको बहुत एकदम क्लियर कर दूं आपके दिमाग में। मैं टीचर से पहले, यानी जब मैं टीचर बना, टीचर तो मतलब ये मान रहा है टीचर तो मैं बहुत लंबे टाइम से हूं, मतलब जब छोटा ही था तभी से मैं टीचर हूं, ठीक है। बहुत छोटी उम्र से मैं टीचर आपको दिख जाऊंगा। लेकिन मसला ये है, ये छोटी उम्र में टीचिंग करने के बाद जो मैंने अपना पहला प्रोफेशन ज्वाइन किया था वो ग्राफिक डिजाइनर एंड वेब डिजाइनर ज्वाइन किया था। तो उसी का यूज मैं करता हूं यहां पर, ठीक है, उसी का यूज मैं करता हूं यहां पर। तो यहां पे मैंने आपको बड़े प्यार से पैसिफिक ओशियन के बारे में बताया और ये बाइलिंगुअल भी है, आप खुद देखो तो ये बाइलिंगुअल भी है, ठीक है। तो यहीं पर मैंने समझाया ये विश्व का सबसे गहरा स्थान है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है, मोरियाना ट्रांच। दूसरा है रिंग ऑफ फायर।
प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले हुआ ज्वालामुखी और भूकंप का क्षेत्र है। विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पाए जाते हैं। और ये मान लेना कि यहां सर्वाधिक भूकंप आते हैं, जो मेजर आपके अर्थक्वेक्स आते हैं वो यहीं पर आते हैं, मेजर अर्थक्वेक्स। ठीक है, अगला है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ आपको दिखाई पड़ते हैं। इसमें मूंगे, मछलियां, समुद्री कछुए, स्तनधारी व जीव निवास करते हैं। ठीक है, ये भी हमें यहीं पर पता लगेगा। क्लियर है, ये मैं अब तक पढ़ा चुका हूं, इससे आगे अब मैं हैंड रिटन पढ़ाऊंगा, देन इन चीजों के ऊपर भी डिस्कशन करता हुआ चला जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होगी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमें ओशन कौन सा पढ़ना है, करू। ठीक है, जो करण नाम का छोरा है पूछ रहा है नेक्स्ट हमें पढ़ना कौन सा है वो बताइए। देखो भाई, हेडिंग डालेंगे अगले पे। अगला आपका और खतरनाक है, जिसको बोलते हैं सौरगैसो सागर। अब तुम्हारी बुद्धि घूम गई कि सर सौरगैसो सागर क्या होता है। बेटा, अटलांटिक ओशियन को ही सौरगैसो सागर कहा जाता है। सारगैसो सागर उसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अटलांटिक ओशियन को ही कहा जाता है। पहले मैं अटलांटिक ओशियन के बारे में हाथ से बताऊंगा, फिर वो स्लाइड का यूज करूंगा। आपको भी मजा आएगा, प्लस मुझे भी पढ़ाने में काफी मजा आएगा इस तरीके से। तो यहां पे मैं बताता हूं सारगैसो अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन ये दूसरे नंबर का बड़ा ओशियन हो जाएगा। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर आपको यहां दिखाई पड़ेगा। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर हमें यहां पर दिखाई पड़ेगा। तो अगर मैं अटलांटिक महासागर को देखता हूं तो इसको सैरगैसो सागर भी कहा जाएगा। ठीक है, वी कैन ऑल्सो से दिस सैरगैसो सागर, सैरगैसो ओशियन। इसी को हम बोलेंगे सैरगैसो गैसो ओशियन, सैरगैसो सागर। सारगैसो सागर भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसके बारे में आता है, सेकंड बड़ा महासागर है, दिस सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। सेकंड लार्जेस्ट ओशियन भी हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट ओशियन। सर मजा आ गया, ये तो सेकंड लार्जेस्ट ओशियन हो गया। मैं बिल्कुल है। ये दो भागों में, नॉर्थ अलग है, साउथ अलग है। ये एस आकृति का, इसलिए इसे सारगैसो बोलते हैं। ठीक है, ये दो हिस्सों में, इसका नॉर्थ अलग हिस्सा है, साउथ अलग हिस्सा है। दो पार्ट्स में बटा हुआ है, और दो पार्ट्स में बटा है, दो भागों में है, और दो भागों में है। कितने पार्ट्स में? दो भाग में, टू पार्ट्स में है, टू पार्ट्स में। और वो कैसे बटा हुआ है? सर उत्तरी अलग है, एक है उत्तरी और एक है दक्षिणी, उत्तरी तथा दक्षिणी, ऐसे दो हिस्सों में बटा हुआ है। उत्तरी तथा दक्षिणी ऐसे दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं, इसका सबसे गहरा जो पॉइंट है वो प्यूर्टो रिको गर्त है। कौन सा? प्यूर्टो रिको। इसका डीपेस्ट पॉइंट है प्यूर्टो रिको, डीपेस्ट पॉइंट प्यूर्टो रिको है। डीपेस्ट पॉइंट अगर मैं देखूं, इसका डीपेस्ट पॉइंट, ठीक है, सबसे गहरा बिंदु इसका कौन सा है? सबसे गहरा बिंदु प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको इसका गहरा पॉइंट है। प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको इसका सबसे गहरा बिंदु हो जाएगा, डीपेस्ट हो जाएगा। इसके पूर्व में क्या है? यूरोप है, अफ्रीका महाद्वीप व उत्तरी महाद्वीप व दक्षिणी जो महाद्वीप है, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, याद रखना, जो इसके सब कुछ पूर्व में मेजर चीजें हैं। ठीक है, चलो। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो एग्जैक्टली सौरगैसो सागर है, वो कहां पे है? अटलांटिक ओशियन के नॉर्थ का हिस्सा सौरगैसो सागर है। मतलब मैं आपको यहां बता देता हूं सौरगैसो सागर एग्जैक्टली है क्या। इसका उत्तरी हिस्सा अत्यंत शांत है, इसका उत्तरी हिस्सा, इसका जो नॉर्दर्न हिस्सा है, इसका उत्तरी हिस्सा अत्यंत शांत है, हिस्सा अत्यंत शांत है, अत्यंत शांत है, अत्यंत शांत है। अतः यह एक, अतः वही सौरगैसो कहलाता है, शांत है, वही सौरगैसो सागर है, वही सौरगैसो सागर है, सौरगैसो सागर है, सौरगैसो सागर है, वही सौरगैसो सागर है। तो इसका जो हिस्सा है
वही स्वर्गैसो सागर आपका कहलाएगा, स्वर्गैसो सागर कहलाएगा। अच्छा, जो अटलांटिक है, ओशियन है, इसके नॉर्थ का जो हिस्सा है वही स्वर्गैसो कहलाएगा। जी हाँ। अब यहीं पर इसी वजह से आप देखेंगे कि इसके उत्तरी हिस्से के अंतर्गत ही, इसके उत्तरी हिस्से के अंतर्गत ही आपको स्वर्गैसो घास के मैदान भी मिलते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा सागर है जिसका कोई तट नहीं है, ठीक है, याद रखना। ये एक ऐसा सागर है जिसका कोई तट नहीं है। इस महासागर में कोई कोस्ट नहीं है, इस महासागर में कोई कोस्ट नहीं है, महासागर का तट नहीं है, तट नहीं है। इट गॉट नो कोस्ट। इसका कोई तट ही नहीं है, कोई कोस्ट ही नहीं है इसका। ठीक है, चलो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सर, इसके अंदर ही आपको बरमुंडा ट्रायंगल पाया जाएगा, इसी में बरमुंडा ट्रायंगल, अटलांटिक ओशियन में ही आपको दिखाई देगा बरमुंडा ट्रायंगल। बरमुंडा ट्रायंगल इसी में पाया जाता है, बरमुंडा ट्रायंगल, बरमुंडा ट्रायंगल इसी में पाया जाता है, ट्रायंगल इसी में पाया जाएगा, बरमुंडा ट्रायंगल। तो बरमुंडा जो त्रिभुज है, बरमुंडा त्रिभुज इसी में पाया जाएगा, बरमुंडा त्रिभुज कि मुंडा में सीधा साधा नहीं, मुंडा में बरमुंडा, ठीक है, तो वो इसी में आपको पाया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप याद रखेंगे। अच्छा, जैसा मैंने बताया ये एस साइज का है, तो वो एस शेप आप कैसे देख पाओगे? देखो यार, अगर आप इस वाले हिस्से को देखो, ये है, ये दूसरे नंबर का है, पता लगा ये एस है। क्या आपको कुछ दिक्कत आ रही है इसमें एस में? ये वाला जो हिस्सा है ये स्वर्गैसो सागर है, ये स्वर्गैसो है, राइट, ये स्वर्गैसो सागर हो जाएगा। आपने नोट किया होगा, हालांकि ये पूरा मैंने लिख के आपको बताया, आपने नोट किया होगा। अब हम इसकी स्लाइड देख लेते हैं, भले नोट करो। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, स्लाइड इंसर्ट हो गई है, मजा आ गया। कुणाल कह रहा है कि सर जीएस के लिए वो बेस्ट बुक बता दो। मैं ही बेस्ट हूं मेरे लाल, ठीक है, आप ये भी समझते हैं, बट कोई बात नहीं मेरे लाल, मैं आपको समझाता हूं कि अगर अटलांटिक ओशियन को समझते हो तो ये हिस्सा है आपका, ठीक है। अब ये पोर्टो रिको ट्रेंच आपके यहां दिखाई पड़ती है, कहां? जस्ट नॉर्थ अमेरिका के नीचे पोर्टो रिको ट्रेंच है। मैंने आपको बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे महासागर है, बिल्कुल आपका कौन सी नंबर का? सेकंड लार्जेस्ट है। इसी को डार्क ओशियन कहा जाता है, इसी को अंध महासागर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसी के अंदर स्वर्गैसो सी है, बहुत शांत है। दूसरा, बरमुंडा ट्रायंगल भी इसी में है, बरमुंडा ट्रायंगल भी आपको इसी में दिखाई पड़ेगा। इस वजह से यह अटलांटिक महासागर में है, इसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे जहाज वगैरह इसी में डूब चुके हैं। पहला, इस डीपेस्ट पॉइंट इसका पोर्टो रिको है, जिसे पाठ्यक्रम में विटोरी का गर्त भी कहा जाता है। मतलब एनसीईआरटी में पोर्टो रिको को क्या बोलते हैं? विटोरी ट्रेंच। इसी को अपन विटोरी ट्रेंच बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं अपन? विटोरी ट्रेंच इसको बोलते हैं। तो विटोरी की गर्त के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। ये डीपेस्ट पॉइंट आपको दिखाई पड़ेगा। स्वर्गैसो सागर आप इसे कह सकते हैं, जो है उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। और यहां पर समुद्री घास स्वर्गैसम तैरती है। स्पेशल टाइप का एक नशा करने का पदार्थ होता है, जिसकी वजह से इसको ये नाम मिला है। ये चारों ओर समुद्र से घिरा है, इसका कोई किनारा नहीं है। इट इज सराउंडेड बाय द ओशियन ऑल द साइड्स। परीक्षा में पूछा जाता है कौन सा सागर है जिसका कोई किनारा नहीं है? स्वर्गैसो सागर। स्वर्गैसो सागर का कोई किनारा नहीं है। देखिए, स्वर्गैसो सागर ये घास के मैदान है, ये घास के मैदान है जो इसमें पाए जाते हैं। इसका कोई किनारा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा है, एक आइलैंड की भांति है, बट यह एक रेत घास का मैदान है। बरमुंडा ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल कहा जाता है। यहां बहुत सारे जहाज, बरमुंडा ट्रायंगल आपको यहीं नजदीक में देखने को मिलता है। अगर बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर से
कोई जहाज भी गुजरता है तो वह भी उसी की ओर खिंचा चला आता है, क्योंकि यहां पर हाई मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है। चौथा पॉइंट है व्यापारिक महत्व। पांचों महासागर में अटलांटिक महासागर को सबसे व्यस्त माना जाता है। अगर ट्रेड रूट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड रूट है वो अटलांटिक ओशियन में ही आपको दिखाई पड़ेंगे, याद रखना। क्या आप समझ पाए? दिस इज बरमुंडा ट्राइंगल, ये है बरमुंडा ट्राइंगल। पोर्टो रेंच इसके नीचे है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे इनके बारे में। तो इस महासागर में भी कोई दिक्कत आपको नहीं रही, प्लस स्लाइडों की वजह से आपका जो काम है वो और आसान हो गया। नेक्स्ट हम अपने अगले महासागर की ओर चलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर, जिसको अपन बोलेंगे इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। इंडियन ओशियन, ओशियन या हिंद महासागर इसको बोल देंगे। हिंद महासागर, महासागर, हिंद महासागर। इंडियन ओशियन बोल देंगे इसको, हिंद महासागर बोल देंगे। ये तीसरा सबसे बड़ा, दिस इज थर्ड लार्जेस्ट ओशियन, थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है ये। दिस इज थर्ड लार्जेस्ट ओशियन। यह आपका लगभग एन शेप का है, ऑलमोस्ट एन शेप, लगभग एन प्रकार का है। अगर डीपेस्ट पॉइंट की बात आए कि सर डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो सर वो जावा जो ट्रेंच है, या कह सकते हैं जावा जो गर्त है वो डीपेस्ट है। डीपेस्ट पॉइंट इसमें जावा गर्त है। डीपेस्ट पॉइंट इसमें क्या है? जावा गर्त है, जावा गर्त। जो जावा ट्रेंच है, जिसको हम जावा गर्त बोलते हैं, जिसको अपन जावा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं, इसको हम जावा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है, इस ओशियन की पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम में अफ्रीका है। ठीक है, याद रखना। मैंने क्या बताया, इस ओशियन के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। इस ओशियन की लोकेशन अगर मैं दिखाऊं आपको, लोकेशन अगर मैं दिखाऊं, तो इसके ईस्ट में क्या है? ये हो गया हिंद महासागर, हिंद महासागर यहां हुआ। तो भाई इसके ईस्ट, ये तो वेस्ट होता है भाई, वेस्ट, ईस्ट, साउथ एंड ऊपर होता है नॉर्थ। तो इन पोजीशंस में जो दी हुई पोजीशंस है उसको अगर हम देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, यहां ऑस्ट्रेलिया है। पश्चिम में अमेरिका आपको दिखाई देगा, ठीक है, अफ्रीका दिखाई देगा, पहले वेस्ट में अफ्रीका है, अफ्रीका हो जाएगा। नॉर्थ में एशिया हो जाएगा, और साउथ में आपको देखने को मिल जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपको दिखाई देगा। ठीक है, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका जो नाम है, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका जो नाम है, जो एक देश के नाम पर पड़ा है, भारत के नाम पर पड़ा है। ठीक है, चलो। द ओनली ओशियन गॉट द नेम आफ्टर ए कंट्री, ओनली ओशियन गॉट द नेम आफ्टर कंट्री, ओनली ओशियन गॉट नेम आफ्टर ए कंट्री, गॉट नेम आफ्टर कंट्री, आफ्टर कंट्री, जो एक देश के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, देखो समुद्र का जीवन बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, अब जैसे बॉबी जाट है क्लास में, ये भरतपुर की शान है बॉबी जाट। ठीक है, अब बताते रहते हैं बार बार कि मेरा नाम बॉबी है। आपको समझ में आई ना बात? है सर इसके नोट्स की पीडीएफ दोगे? बिल्कुल मिलेगी भाई। पहले आप ये बताओ ये समझ में आया नहीं आया, फिर पीडीएफ भी दूंगा मैं इसकी।
फुल खुल के समझ में आ रहा है ना? शाबाश। तो यह अगर हम बात समझाएं आपको, तो यह है आपका हिंद महासागर। मैंने आपको बहुत अच्छे प्रकार से बताया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है ये दक्षिणी एशिया। अब यहां पर हिंद महासागर को आप समझना, यह है आपका हिंद महासागर। ये इस तरीके से आपका बनता है, आपको खुद भी समझ में आ रहा है कि ये लगभग एन शेप है आपका, यही इंडियन ओशियन है। और भारत की वजह से इसका जो शेप है वो एन या एम जैसा मान लीजिए, एम मान लीजिए, एन के छोड़िए, इसको एम लिख लिया, आज पहली बार इसको एम लिखो आप, ये एम शेप का है। आपको दिखाई पड़ रहा है ये एम शेप का हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये फैक्ट मैंने जस्ट अभी बनाया था। दूसरा, अगर आपको पता लगती है कि दक्षिणी एशिया अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है, पोजीशन आप देख लीजिए, ऊपर एशिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी इधर अफ्रीका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है और नीचे अंटार्कटिका है। एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर रखा गया है, हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इंडिया जिसको कहते हैं हिंदुस्तान, इस महासागर का नाम इसी के नाम पर पड़ा है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है क्योंकि इसका उत्तरी भाग एशिया के द्वारा बंद है और प्रशांत और अंटार्कटिक की तरह खुला नहीं है। जैसे प्रशांत महासागर है पूरा ओपन है, तो यह पूरा ओपन नहीं है भाई, ये केवल आपका आधा ओपन है। सर ये बात समझ में नहीं आई, ये आधा ओपन कैसे है यार? अगर आप यहां से समझेंगे इस वाली बात को, इस वाली बात को समझेंगे जहां सारे महासागरों के चित्रण मैंने किए हैं, यहां से आप समझोगे। देखो बड़े प्यार से समझना इस वाली बात को। अब यहां सारे महासागर देखो आप, पैसिफिक देखो, पैसिफिक ऊपर भी जा सकता है, पैसिफिक को समझाता हूं, पैसिफिक ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, सिंपल है। स्वारगैसो है, आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं, ये इससे टच होके ऊपर जा सकता है, नीचे मैच हो रखा है। फोर्थ यहां आ जाएगा, फिफ्थ यहां आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी अपने पोल्स पर ही है। लेकिन आप इसको देखिए, ये यहां इससे के द्वारा एनक्लोज हो चुका है पूरा, इधर इसकी वजह से पूरा एनक्लोज हो चुका है, इधर इसकी वजह से पूरा एनक्लोज हो चुका है महासागर की वजह से, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की वजह से एनक्लोज हो चुका है। बट हाँ एक जगह से निकल सकता है, तो क्योंकि ये केवल एक ही स्थान से निकल सकता है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि यह एक आपका सेमी अर्ध सागर ही है, केवल यह एक सेमी अर्ध सागर ही है मेरे लाल। तो यही चीज हमें यहां पर समझ में आई है कि सर ये वाला जो ओशियन है आप इसको सेमी ओशियन कह सकते हैं। इसका सबसे गहरा जो पॉइंट है वो सुंडा ट्रेंच है जो जावा में है। एट जावा, जावा में आपको देखने को मिल जाएगा सुंडा ट्रेंच, यानी इंडोनेशिया में, जावा इंडोनेशिया के पास ही आपको देखने को मिलता है सुंडा ट्रेंच। मैंने तो आपको जावा ट्रेंच बताया था पीछे, वो रीजन क्या था, मैं क्षेत्र के नाम के हिसाब से बता रहा था, परंतु यदि आप इसके एग्जैक्ट पॉइंट पे जाएंगे तो वह आपको सुंडा ट्रेंच दिखाई देगा, जो पहले जावा ट्रेंच था, क्योंकि जावा क्षेत्र में था, फॉर्मली नोन एज जावा ट्रेंच, नाउ कॉल्ड एज सुंडा ट्रेंच। पहले जावा ट्रेंच था, उसका नाम सुंडा ट्रेंच है। अब बताओ एक बच्चा कह रहा है कैसे हो सरपंच साहब? सरपंच साहब खुल के खेलना है, आप बताओ कैसे हो? आगे हम बात करते हैं। बॉबी का कहना है मैं साइंटिस्ट लगता हूं। मैं कहां से साइंटिस्ट लगता हूं आपको है? चलो इसके बाद आर्कटिक की बात करते हैं। आर्कटिक इंपोर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम इंपोर्टेंट है आर्कटिक। तो हम क्या करते हैं, आर्कटिक के बारे में आपको बेसिक ऐसे ही बता देते हैं। ये आर्कटिक ओशियन है, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन कंसीडर होता है और ये नॉर्थ पोल पे है। तो याद रखना कि यह आर्कटिक है, यानी पूरी की पूरी आर्क है और फिर टिक है। अब ये मान लेना आर्क जो होती है उसमें नीचे की तरफ ऐसे गड्ढा होता है, तो आप ऐसे मान सकते हैं, चाहो तो ऐसे मान लीजिए पूरी आर्क और टिक है, नॉर्थ की तरफ है ये। आपको बस इतना याद रखना है कि आर्कटिक नॉर्थ में है। बच्चे कंफ्यूज ही इसमें रहते हैं कि आर्कटिक नॉर्थ में है या अंटार्कटिक नॉर्थ में है, ठीक है, तो ये हमें इशू रहता है। तो आप याद रखना जो आर्कटिक है तो वह नॉर्थ में है। हमें पता लगा कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, लोकेटेड एट द नॉर्थ पोल, एंड यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ द यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका।
इसे लिपटा हुआ महासागर या छिपा हुआ महासागर भी कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि सर ये फ्रोजन है, ये पूरे वर्ष अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि पोल्स पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इसको नॉर्थ पोल पे माना गया है। ठीक है, याद रखना, नॉर्थ में भी आप इसको देख पाएंगे। तो ये कुछ इसी प्रकार का हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा, कुछ इसी प्रकार का हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप समझ पाए हैं तो बता दीजिए। ठीक है, सर वो रेलवे स्टेशन पर चाय क्यों लिखा होता है? हैं? हिमांशु कह रहे हैं राम राम मास्टर, और राम राम भाई हिमांशु। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, पूरा ढका रहता है इसमें, ये नॉर्थ नॉर्थ का आपका पोल है। ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल। अब हम लास्ट ओशियन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे 5 ओशियन है। ठीक है, मैंने बताया सबसे छोटा महासागर है, उत्तरी गोलार्ध में है, यह घिरा हुआ है, अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है, एशिया से और यूरोप से घिरा है। नेक्स्ट, और समझिए, यह है आपका अंटार्कटिक महासागर, ये दक्षिणी ध्रुव पर है। ठीक है, इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से आगे है। यह संपूर्ण आर्कटिक महाद्वीप को घेरे हुए है, अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है, और क्षेत्रफल के अनुसार यह चौथे स्थान पर है। इसे अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। यह साउथ पोल पर है। ये 60 डिग्री लैटिट्यूड से जैसे ब्योंड अप आप जाओगे, तुरंत आपको यही देखने को मिलेगा। सर 60 डिग्री हमें समझ में नहीं आया, मैं इस वाले पोर्शन को समझा देता हूं। 60 डिग्री बेयोंसी क्या होगी आपकी? अगर हम यहां पे जाते हैं, मान के चलिए कि मैंने आपके सामने ये वाला हिस्सा बनाया, ये मैंने आपका पूरा पृथ्वी बना लिया है। ठीक है सर, दिस इज जस्ट लाइक पृथ्वी ऑल द टाइम, ये पृथ्वी है आपकी। ठीक है सर, अब पृथ्वी के बीच में तो हो जाएगी इक्वेटर। सर ये तो हो जाएगी हमारी इक्वेटर, ये तो इक्वेटर है। ठीक है सर, अब यहां पे आपको जो देखने को मिल जाएगी, ये हो जाएगी 23.5 डिग्री, ये हो जाएगी कर्क लाइन है, कैंसर है। इसी के ऊपर हो जाएगी 66 डिग्री हो जाएगी। इसको हम 66 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। इसको अपन कितना कंसीडर कर लेते हैं? इसको अपन कंसीडर कर लेते हैं 66 डिग्री। और वो क्यों 66 डिग्री नॉर्थ कंसीडर करते हैं? ठीक उसी प्रकार से एक आपको 66 डिग्री साउथ आपको देखने को मिलता है। कहने की बात हुई ये कि यहां पर आपको मकर रेखा देखने को मिलेगी, यहां आपको देखने को मिलेगी 23.5 डिग्री साउथ पर मकर रेखा। यहां मकर रेखा 23.5 डिग्री पर ही है, लेकिन साउथ है, साउथ पे दिखेगी। और यहां 66 डिग्री पे आपको ये लाइन दिखाई देती है। तो इससे आगे जो भी हिस्सा है वह पूरा का पूरा आपका कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका को दिया गया है। और वही हिस्सा पूरा घिरा हुआ है किससे? सर ये वाला जो हिस्सा है, यही पूरा हिस्सा घिरा हुआ है इससे। तो एक तरीके से देखा जाए, ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से आगे है, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। तो 60 डिग्री लैटिट्यूड से आगे आप जैसे ही जाओगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। तो यहीं से हमें समझ में आता है मर्दान कि भाई ये संपूर्ण अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरे हैं, और क्षेत्रफल के अनुसार ये चौथे स्थान पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर कई बार आपके सामने जो इशू क्रिएट हो सकती है, वो इशू क्रिएट क्या हो सकती है वो मैं आपको समझाता हूं। पहले ये समझिए, इसको साउथ ओशियन भी इसी को बोला जाता है, इसी को अपन साउथ ओशियन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसको ही क्या बोलते हैं अपन? इसी को अपन बोलते हैं साउथ ओशियन। इसको हम बोलते हैं साउथ ओशियन क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। इसको दक्षिणी, सिंपल सा हमें पता लग रहा है, दिस इज नोन एज सदर्न ओशियन, यही तो सदर्न ओशियन है, दिस विल बी नोन एज सदर्न ओशियन। अब देखो, महासागर जहां जहां होंगे, जहां जहां महासागर होंगे, वहां वहां आपको महासागरीय करंट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, जहां जहां महासागर होंगे वहां महासागरीय करंट भी होगा।
सिंपल है। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूं यहां पर या बताना चाहूं आपको, तो जो महासागरीय जलधारा होती हैं, तो महासागरों में जल की राशि एक निश्चित दिशा में बहती है, इसी को हम महासागरीय जलधारा कहते हैं। दिस विल बी नोन एज द ओशियन करंट। तो अब ये बताओ, पहले मैं ओशियन करंट आपको पढ़ाऊं या फिर अगर हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स आपको पढ़ाऊं? आपकी इच्छा है, चाहो तो अब आप कॉन्टिनेंट पढ़ लो या फिर चाहो तो आप ओशियन करंट पढ़ लो। ओशियन करंट पढ़ना अच्छा है क्योंकि अभी अभी आप ओशियन पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, चलो बताओ। 60 डिग्री नहीं आया? अरे भाई ये आपको 60 डिग्री समझ नहीं आया, एक बच्चे को नहीं आया। लो यार, 60 डिग्री ऐसे समझ में आएगा। देखो, अगर हम बात करते हैं जो इस तरीके से आप पूरी पृथ्वी को समझते हैं, पूरी पृथ्वी को आप ऐसे समझते हैं, इसमें आप इस तरीके का एक कलर फिल कर लीजिए। ये पृथ्वी हो गया है पूरा। अब इस पृथ्वी के ऊपर एक आभासी लाइन होती है, पृथ्वी पर एक आभासी लाइन होती है, मान के चलो ये आभासी लाइन है जो इसको दो हिस्सों में बांटती है। जो इसको दो हिस्सों में बांटती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये इक्वेटर कहलाएगी। जो दो हिस्सों में बांटती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इसको दो हिस्सों में बांटने वाली को इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा इसको कहा जाएगा, भूमध्य रेखा इसको कहा जाएगा, यानी इक्वेटर इसको कहेंगे। अब ये होती क्या है मैं वो भी बता दूं आपको। ये होती क्या वो भी मैं आपको बताऊं। अगर एग्जैक्टली बेसिस पर मैं आपके साथ जाऊं तो इस चीज को मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि पूरी पृथ्वी पर इस प्रकार की इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो पृथ्वी को एक निश्चित दिशा में बांटती हैं, पृथ्वी को एक निश्चित दिशा में बांटती हैं। ठीक है, बात आई समझ में? तो जो पृथ्वी को एक निश्चित दिशा में इस प्रकार से बांटती हैं, ये रेखाएं हमें समझनी होती हैं। अब इस ही रेखा के अंतर्गत ये पूरा का पूरा आपको इस तरीके का एक ग्राफ आपको देखने को मिलता है, ये पूरी ग्रिड आपको देखने को मिलती है पृथ्वी पर। अब इसी में आपको ये वाला जो हिस्सा दिखाई पड़ता है, ये वाला हिस्सा, ये लॉन्गिट्यूड होता है। ये लॉन्गिट्यूड होता है जिसको बोलते हैं देशांतर। इसको देशांतर बोला जाता है और इसको हम बोलते हैं अक्षांश यानी लैटिट्यूड। इसको हम अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश। अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड, अक्षांश का मतलब ही लैटिट्यूड आपको दिखाई पड़ता है। अब ये होती है ताकि एक डेफिनेट जगह की पोजीशन हम दे सकें। डेफिनेट जगह की पोजीशन जैसे यहां की देखनी है तो जहां पे कट मारेगा उसी को अपन बोल देंगे कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का आपका एक कह सकते हैं इंटरसेक्शन है, वही आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के अंतर्गत जो बिल्कुल मिड में होती है वो इक्वेटर कहलाती है। इसी से 23.5 डिग्री अगर हम देखते हैं, 23.5 डिग्री का जो हिस्सा होता है वह कर्क रेखा के लिए है, और जो 23.5 डिग्री का हिस्सा होता है, 0.5 डिग्री का हिस्सा होता है, यह है नॉर्थ में, यह है साउथ में, यह आपका मकर रेखा का होता है। कमाल की बात है, इसके बीच के जोन को क्या कहते हैं वो आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो बताओ, इसके जो बीच का जोन होता है उस वाले जोन को हम क्या बोलते हैं? मैंने बहुत बार आपको बताया होगा, आप मुझसे यूट्यूब पे पढ़ने वाले हो या आप मुझसे ऐप में पढ़ने वाले हो, मैंने ये वाला पोर्शन इतनी बार क्लियर करा है जिसका कोई जवाब नहीं। ये पोर्शन मैंने बहुत बार क्लियर किया है, समझ रहे हो? तो इस वाले हिस्से को अपन किस नाम से जानते हैं? जो मिड का हिस्सा होता है। क्योंकि भाई मिड के हिस्से में जब आप जाओगे तो इसकी एक अलग नेमिंग आपको करनी पड़ती है, और वो अलग नेमिंग आप मुझे समझाओगे कि सर अलग नेमिंग का नाम क्या है। ठीक, इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूं सो दैट कि दूर से दिखाई दी जाए। भाई इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। दक्ष ने बहुत प्यारे तरीके से बताया कि सर ये टॉरिड जोन होता है। कमाल की बात है कि यही आपका टॉरिड जोन होता है। अब टॉरिड जोन के बाहर भी आपके हिस्से होते हैं। ये वाला जैसा 60 डिग्री की आपकी लाइन खिंच गई, मान के चलो ये वाली लाइन आपकी 60 डिग्री की खिंच गई, 60 डिग्री साउथ हो गया, तो इसके बाद का जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा आपका अंटार्कटिक का ओशियन के लिए चला गया। यहां भी आपकी एक लाइन चलेगी, ऊपर वाला हिस्सा आपके नॉर्थ पोल के लिए चला गया, नीचे वाला हिस्सा आपके साउथ पोल के लिए चला गया। इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। ये आपका पूरा का पूरा लोकेशन एंड जनरेशन होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अब अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो भाई इंडिया कहां पे है? अगर मैं एक आभासी लाइन यहां पे खींचूं इस प्रकार से, तो इंडिया की लोकेशन यहां पर है। तो इंडिया की लोकेशन यहां पर है, इससे हमें पता लगता है कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट जोन में है, क्योंकि इसके इधर साइड ईस्ट है, इसके इधर साइड वेस्ट है।
तो यहां नॉर्थ भी है और ईस्ट भी है, तो नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में, हेमिस्फीयर में इंडिया है। आई होप अब आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो तो अभी हम बात करते हैं महासागरीय जलधाराओं का, इनके करंट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना। जब आप इंडिया के बारे में पढ़ें तो इंडिया के बारे में पूरी डिजाइनिंग मेरे द्वारा की जाती है। अब हेडिंग डालेंगे आप ओशियन करंट, क्योंकि फिर हम कल कॉन्टिनेंट्स पढ़ा के कल मैं कॉन्टिनेंट खत्म कर दूंगा। आज जैसे मैंने महासागर खत्म कर दिए, कल कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएंगे, फिर भी स्टिल पुट ऑन द हेडिंग। ठीक है, इसको आप लिखेंगे ओशियन करंट। यहां पे हम बात करते हैं महासागरीय जलधारा या ओशियन करंट। ओशियन करंट, महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधारा, इसको हम बोलते हैं ओशियन करंट। ओशियन करंट, ओशन करंट। अच्छा एक और बात, आप में से करंट अफेयर का इशू किस किस को, वो भी एक बार में बता दो, आपके करंट अफेयर का इशू को भी निपटा देता हूं। ठीक है, अच्छा महासागरों में जल की राशि एक निश्चित दिशा में बहती है। ठीक है, इन द ओशियंस वाटर फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। इन ओशियंस वाटर फ्लो इन डेफिनेट डायरेक्शन, वाटर फ्लो इन डेफिनेट डायरेक्शन, डेफिनेट डायरेक्शन, डायरेक्शन, पानी एक निश्चित दिशा में बहता है। ठीक है, याद रखना, वही महासागरीय जलधारा है। दैट वुड बी कंसिडर्ड एज, दैट विल बी कंसिडर्ड एज, दैट विल बी कंसिडर्ड एज, कंसिडर्ड एज ओशियन करंट, ओशियन करंट, याद रखना। तो अगर हम बात करते हैं, बहुत प्यार से आप समझिएगा, महासागरों में, महासागरों में, महासागरों में जल एक निश्चित दिशा में बहता है, निश्चित दिशा में बहता है, दिशा में बहता है, बहता है, वही महासागरीय जलधारा है, महासागरीय जलधारा है, वही महासागरीय जलधारा है। वही आपका क्या है, वही आपकी महासागरीय जलधारा है। दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ओशियन करंट, वही ओशियन करंट आपका होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है, ओके सर। अगर हम बात करते हैं ऐसा किस वजह से हो पाता है, इसको कोरालिस फोर्स कहा जाता है, कोरालिस फोर्स कहा जाता है। आप एक एस याद रख सकते हो, एस याद रख सकते हैं आप, एस याद रखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसको कोरालिस फोर्स कहा जाता है। एक फ्लो होना आपको कोरालिस फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। भाला भाई मैं डेली करंट अफेयर पढ़ा सकता हूं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चों का एक रिदम टूट जाता है। मैं खुद पढ़ाना चाहता हूं डेली करंट अफेयर, मतलब आप यकीन मानना कि मेरा बहुत मन है रेगुलर करंट अफेयर पढ़ाने का, और मुझे केवल लिमिटेड बच्चे चाहिए। ठीक है, चलो सर आप पेड बैच लाएं। चलो भाई कोशिश करता हूं मैं पेड बैच लाने की। हाँ ये सही रहेगा, क्योंकि अगर पेड बैच आएगा तो बच्चे ध्यान देंगे, पेड बैच नहीं होता है तो बच्चे ध्यान नहीं देते। यार ये बात मुझे तुम्हारी अच्छी लगी, ये मुझे बहुत प्यारी बात लगी आपकी। अपन पेड बैच लेके आते हैं, डन। ठीक है, क्योंकि फ्री में बच्चे वैल्यू नहीं करते यार, वही सही बात है। एक कुणाल कह रहा है आपकी वॉच बहुत अच्छी है, ठीक है भाई वॉच ले लेना आप। अच्छा अगर हम बात करते हैं, अगर हम पृथ्वी को देखें, इफ वी सी द अर्थ, इफ वी सी द अर्थ, अगर मैं इस प्रकार से पृथ्वी को देखता हूं,
मान के चलिए मैंने पृथ्वी देखा पूरा, तो इसमें इक्वेटर पे तो गर्मी होगी, है ना। जो इक्वेटर है इसको अपन इक्वेटर बोलेंगे, तो इस पे तो काफी गर्मी होगी इक्वेटर पे, इसको इक्वेटर बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेटर। तो इक्वेटर का मतलब हो गया भूमध्य रेखा। तो भाई भूमध्य रेखा पे क्योंकि सूरज इसके पैरेलल पड़ेगा, तो इस पे क्या होगी, बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी। और टॉरिड जोन जो है वो भी गर्मी रखता है। तो इसी वजह से आप याद रखना कि यहां कर्क रेखा है, यहां मकर रेखा है। तो ये जो बीच का क्षेत्र है यहां गर्मी अधिक होती है, यहां गर्मी अधिक होती है भूमध्य रेखा के कारण, क्योंकि सूरज से सबसे नजदीक यही होते हैं। यहां नॉर्थ पोल है, यहां नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है। यहां पे क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होने की वजह से सर यहां बर्फ पड़ती है तो यहां सर्दी रहती है, यहां बर्फ पड़ती है तो यहां सर्दी रहती है। यहां क्या पड़ता है, यहां बर्फ पड़ती है तो यहां सर्दी रहती है। अच्छा अगर मैं आपको बात बताऊं, जल की धारा, जो जल या फ्लो ऑफ, अगर हम देखते हैं फ्लो ऑफ वाटर, अगर हम देखते हैं फ्लो ऑफ वाटर, अगर हम देखते हैं वो कई चीजों पर निर्धारित रहता है, कई चीजों पर निर्भर भी करता है। तो वह कुछ इस प्रकार का रहता है। अब इसका मतलब क्या है, यह है नॉर्थ हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोल सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इसको बोल सकते हैं, इसको सदर्न हेमिस्फेयर बोल सकते हैं, इसको सदर्न हेमिस्फेयर बोल सकते हैं। अब इन दोनों के बारे में आप मतलब समझिएगा, नॉर्दर्न एंड सदर्न में। ठीक है, तो आपको यहां से आपको यहां से क्या समझ में आया सर, आपके दिमाग में यहां से ये बात आती है कि सर यहाँ पे जो फ्लो ऑफ वाटर है, यानी जो जल का प्रवाह है, वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर की तरफ होता है सर, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ होता है। हाँ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। सदर्न हेमिस्फीयर में जो होता है सर, यह आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखने को मिलता है। और इसके पीछे का कारण क्या होता है, कॉरलिस फोर्स होता है। कारण क्या होता है, कॉरलिस फोर्स होता है, कॉरलिस फोर्स होता है, कॉरलिस फोर्स आपको देखने को मिलता है, जो सूर्य की वजह से उत्पन्न होता है, जो सूर्य की वजह से उत्पन्न होता है। बेटा यह है उत्तरी गोलार्ध, हेमिस्फेयर का मतलब नहीं समझते, पूरी पृथ्वी एक स्पेयर है, एक गोला है। काट दोगे तो ऊपर हेमिस्फेयर आपका हो जाएगा नॉर्दर्न, नीचे हो जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से आप ये चीज समझ पाए होंगे बहुत प्यारे तरीके से। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पोल के अंतर्गत आप समझ पाए होंगे। अब हम कल की क्लास में बात करेंगे आपकी ठंडी जलधाराएं अलग हैं, गर्म जलधाराएं अलग हैं। कल हम देखते हैं आपकी ठंडी और गर्म जलधाराएं, यहां से आगे अपन कल पढ़ाएंगे। ठीक है, ये पीडीएफ आपको अभी मिल रही है, कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, एक और बात, जो करंट अफेयर का